देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न पूछा गया है 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.430 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, 67th बीपीएससी के लिए हमारा जो यह सीरीज स्टार्ट हुआ है घटना चक्र पूर्वालोकन की जो नई पुस्तक आई हुई है, जिसमें कि 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। अब तक हमने बिहार का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के हमने एक पार्ट को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रश्न है 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। आपको भी पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। तो जो साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक है प्रोटियम, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम जो है फ्रेंड्स, यह इकाई है तरंगदैर्घ्य की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो देखिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, और हर्ट्ज को कैसे जो है सूचित किया जाता है, तो HZ से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान देंगे। देखिए, एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या फिर 20,000 हर्ट्ज को हम लिख सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज, एक ही बात है। तो ध्यान दीजिएगा, एक साधारण मनुष्य जो है, सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। और फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है, इस आवृत्ति की जो ध्वनि है उसको कहा जाता है ऑडिबल वेव। ठीक है, यानी कि श्रव्य तरंग। क्लियर। और देखिए, ये जो 20 हर्ट्ज है, इससे जो कम की ध्वनि तरंग होती है, इसको हमारे कान सुनने में सक्षम नहीं होते हैं। इनको कहा जाता है अश्रव्य तरंग, यानी कि इंफ्रासोनिक वेव। और ये 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि तरंग है, इनको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि पराश्रव्य तरंग। ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्ट्ज। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो देखिए, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, SiO2। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो प्रयोग होता है वो रेडियो, टेलीविजन, इन सब में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो अभी मैंने बताया कि हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई जो है ये क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि विद्युत शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटा समय होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाट कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक जो है ये वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे। देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई भी निश्चित सीमा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की जो है क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी जो सीमा है 300
320 नैनोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 320 नैनोमीटर से लेकर के 860 नैनोमीटर के बीच में होती है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3200 एंगस्ट्रम। यहाँ नैनोमीटर दिया है, इसको जब हम लोग एंगस्ट्रम में बदलेंगे तो 320 नैनोमीटर 3200 एंगस्ट्रम से यहाँ 860 नैनोमीटर है, तो ये हो जाएगा 8600 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जो है क्या दिया गया है, ऑप्शन में इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि इस रेंज में है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो सौर विकिरण जो है ये किस परास में दिखेगा, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने एक ही वीडियो में बिहार के इतिहास को कवर किया हुआ है, फिर अलग एक वीडियो में हमने पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को कवर किया हुआ है, और एक और अलग वीडियो जो है हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर किया हुआ है। अब तक हमने 4 वीडियो कवर किया हुआ है। एक हो गया बिहार का इतिहास, एक हो गया प्राचीन भारत का इतिहास, एक हो गया मध्यकालीन भारत का इतिहास। इन सबको हमने कंप्लीट एक एक वीडियो में कवर कर लिया है। और चौथा जो वीडियो है उसमें हमने एक पार्ट में आधुनिक भारत के इतिहास को कवर किया। आधुनिक भारत के इतिहास का 3 पार्ट आएगा, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या जो है करीब करीब 400 के आसपास है। क्लियर, एक पार्ट कवर कर लिया हम लोगों ने, देख लीजिएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई क्या होती है, देखिए किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दाब एक अदिश राशि है, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और दाब का मात्रक जो होता है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको कि हम लोग पास्कल कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाब का मात्रक क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन देखिए ऑप्शन में यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं है। हमने एक और चीज़ पढ़ा है कि प्रेशर इक्वल टू होता है, क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है। लोड अपॉन एरिया होता है, ये बात भी हमने पढ़ा है। तो इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, पर वर्ग सेंटीमीटर, या किलोग्राम, इस तरह से किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही बात हो गया। देखिए फ्रेंड्स, मिली बार वायु दाब जो होता है, मिली बार वायु दाब का भार जो है समुद्र तट पर किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। और फ्रेंड्स देखिए, 1 मिली बार वायु दाब का भार जो है समुद्र तल पर, यहाँ मैं लिखता हूँ 1.053 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से देखिए दाब का जो मात्रक है ये kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वायु दाब की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है वो पास्कल होती है, अभी मैंने आपको बताया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि और सदिश राशि आपको पता है कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, ये सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, डायरेक्शन भी हो और इसमें मैग्नीट्यूड भी हो। इसका उदाहरण है सदिश राशि का बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सभी। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। और फ्रेंड्स, आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सभी जो है क्या है, अदिश राशि। तो इसमें से पूछा गया कौन सी अदिश राशि हो जाएगा, तो दाब अदिश राशि हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है, इसमें से किसका मात्रक नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका मात्रक जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकृति। देखिए, किसी वस्तु की बीमा में आया जो परिवर्तन है और उस वस्तु की मूल बीमा में अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति जो है एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसमें से देखिए सही कथन को चुनना है, तो देखिए इसमें से सभी कथन को आप लोग पढ़ लीजिए, ए बी सी डी चारों को पढ़ लीजिए, ठीक है, और फिर इसमें से अपना राइट आंसर चुनिए। देखिए सही कथन जिसमें से दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बिल्कुल ये सही दिया गया है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है और इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपसे कोई भी पैसे मैं नहीं मांगता हूँ, ना ही मैं कोई ग्रुप कहता हूँ आप पैसे पेड करके ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ आपको मटेरियल मिलेंगे। सब कुछ हमारे चैनल पर फ्री आपको दिया जाएगा। तो आपका जो है, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा,
आपसे एक ही मैं मांग करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर देंगे, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। और जब सेशन समाप्त होगा फ्रेंड्स तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, एग्जाम तक बिल्कुल फ्री में यहाँ सब कुछ आपको दिया जाएगा। देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा होता है, तो परमाणु का केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा होता है ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग प्रोटॉन लगा देंगे, जी नहीं, गलत होगा, ये न्यूक्लियस होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 की, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिणत हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिणत हो जाते हैं तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में आ जाते हैं। तो इसको राइट आंसर जो है ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें जो हैं इनमें से बताना है कि किस प्रकार की ये पार्टिकल हैं। तो कॉस्मिक किरणें जो हैं एक आवेशित कण है, ठीक है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति के बराबर जो है गमन करते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज पार्टिकल आवेशित कण हैं। देखिए 2G स्पेक्ट्रम में आपसे जी का जो है अर्थ पूछा गया है, तो जी का मतलब क्या होता है, जी फॉर जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रडार का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए स्कॉटिश भौतिकवाद यानी कि स्कॉटलैंड के भौतिकवाद रॉबर्ट वाट ने 1935 में जो है रडार का जो है इन्होंने विकास किया था। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। अच्छा, रडार यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म रडार का होता है, देखिए रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल जो होता है ये हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिग्स बोसोन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका जो प्रायोगिक सत्यापन है यह 14 मार्च 2013 को किया गया था। और 2013 में ही ये जो वैज्ञानिक जोड़ी थे हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले, जिनका नाम था पीटर डब्ल्यू हिग्स और डब्ल्यू एंगल्ट, इनको जो है 2013 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए सीवी रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया क्यों गया था, तो इनको जो है भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और क्यों दिया गया था, तो फ्रेंड्स इसका तो आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। किस क्षेत्र में इनको जो है योगदान के लिए इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। देखिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 1930 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था, क्लियर। ये 1968 है, ये 1983 में दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। उसके बाद दिया गया था वी रामकृष्ण को दिया गया था 2009 में रसायन के क्षेत्र में। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अभी कमेंट करके बता दीजिएगा कि सीवी रमन को जो है किसकी खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, तो टेलीस्कोप की खोज किया था गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो राइट ब्रदर्स थे, ठीक है, राइट ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन जो है फ्रेंड्स ये बराबर होता है 10⁻³ mm के बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1000 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर आपको बताना है 40 डिग्री सेल्सियस का मान। तो आपको पैमाना जो है पता होना चाहिए कि सेंटीग्रेड से आपको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलना है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है C/100 = F - 32/180। अब देखिए C का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 40 बटा कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, F - 32/180। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ बच गया 18 गुना 4 करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। और देखिए इधर F-32 माइनस में है तो इधर आ जाएगा 32 प्लस में हो जाएगा, और उधर F हो गया। तो F = अब जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 7 3 10, 104 हो गया। तो राइट आंसर इसका 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स इस तकनीक का प्रयोग जो होता है ये क्या होता है, तो किसी भी मिश्रण के विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का
प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। 28 नंबर देखिएगा कि लोलक की कालावधि यानी कि जो टाइम पीरियड है वो किस पर निर्भर करती है। तो लोलक की जो टाइम पीरियड है वो निर्भर करती है फ्रेंड्स किस पे, लोलक की लंबाई पे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लोलक की जो कालावधि होती है लोलक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होगा कि टी इक्वल टू क्या होता है, 2π√L/g होता है। ये जो है लोलक की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बल गुणनफल है। तो बल जो होता है वो F इक्वल टू ma होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। देखिए त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है, तो सही सूत्र इसमें से क्या हो जाएगा, A इक्वल टू होता है v माइनस u/t। तो देखिए कहाँ है, v माइनस u/t, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सी इसमें से जो है सदिश राशि है, वेक्टर है, सदिश नहीं है। देखिए इसमें से वेक्टर नहीं है, यानी कि इसमें से पूछा गया है कि सदिश राशि नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आयतन जो है ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद देखिए पदार्थ के संवेग यानी कि mv और वेग के अनुपात को यानी कि v, कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, m प्राप्त होगा, यानी कि मास होगा, द्रव्यमान होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, तो 1000 मीटर होता है। ये भी पूछने की बात है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो देखिए 1 पिकोग्राम में 10⁻⁻12 ग्राम होता है। तो देखिए 10⁻12 दिया गया है। देखिए आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा जो लग रहा बल है इसमें से सभी को पढ़िएगा, ठीक है, सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के नीचे जाते समय जो है 0 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में जो ध्वनि तरंग होती है ये होती है अनुदैर्घ्य, ध्यान रखेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है। प्रकाश जो होता है ये किस प्रकार का तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है सब्लिमेशन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोगों ने ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति पूछा गया है, यानी कि हम लोगों ने पहले ही कवर किया था कि जो पावर का होता है वाट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो सीधी सी बात है यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा है कि 100 वाट, यहाँ पर लिख देता हूँ, 100 वाट का एक बिजली का बल्ब है, 10 घंटे जलता है, तो बिजली में खर्च कितना आ जाएगा। तो देखिए 1000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर कैंसिल, 1 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 यूनिट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए किसी प्रश्न में डाउट होगा तो आप प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करेंगे। देखिए 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध यहाँ पर दिया गया है, कुल प्रतिरोध दिया गया है, जबकि प्रतिरोध जो है समानांतर श्रेणी में है। उसके बाद दिया गया है कि यदि एक प्रतिरोध का मान यहाँ 2 किलो ओम दिया गया है, ठीक है, यहाँ भी किलो ओम है, यहाँ भी किलो यूनिट है, तो पूछा गया कि दूसरे प्रतिरोध का मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ 2 समानांतर प्रतिरोध का आ गया, इन समानांतर श्रेणी में है, तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। अब इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू होता है फ्रेंड्स r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ना कुल प्रतिरोध का मान दिया, यानी कि इस r का मान दिया गया, r का मान 1.403 दिया गया, इक्वल टू एक प्रतिरोध का भी दिया गया, इसमें से किसी एक का मान लीजिए r1 का दिया गया है, तो r1 का 2 दिया गया है, तो 2 पुट कर दीजिए, 2 इंटू r2 हो जाएगा, और नीचे जब पुट करेंगे तो 2 प्लस r2 हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लस r2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसको आप सोल्व कर देंगे, मैं मिटा देता हूँ। देखिए अब क्या हो जाएगा, फिर से मैं लिख देता हूँ, तो r इक्वल टू हो जाता है फ्रेंड्स r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये हो जाता है ना। तो r का मान कुल प्रतिरोध है 1.403 हो जाएगा, और यहाँ r1 का मान दिया हुआ है, मान लीजिए r1 को मान लीजिए 2 या फिर r2, जिसकी मर्जी आप, तो r1 को ही हम मान लेते हैं, तो 2 इंटू r1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 प्लस कितना
यहाँ R2 हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ भी R2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो देखिए राइट आंसर इसका मैं सीधे बता देता हूँ, 4.70 हो जाएगा। ठीक है, 4.70 ओम, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और विद्युत अपघट्य के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कि विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर अब क्या करता है, विद्युत को यांत्रिक में बदल देता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो विद्युत धारा को नापा जाता है एमीटर से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर पोटेंशियोमीटर है, इसको आप ध्यान देंगे। देखिए पोटेंशियोमीटर के द्वारा किसी सेल का ईएमएफ जो होता है वो मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो विद्युत धारा यानी कि एमीटर से मापी जाती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने भी वीडियो हम लोगों ने घटना चक्र का कवर किया हुआ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो इसका एक ही तरीका होता है कि एक प्रिज्म से सभी रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जो 7 रंग होता है उनका आपको क्रम भी पता होता है, क्या होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है, विबजियोर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति यानी कि पावर ऑफ जो है लेंस दिया गया है +2 डायोप्टर है, प्लस में है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी फोकस दूरी हमेशा जो है मीटर में होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जब भी डायोप्टर का जिक्र होगा आपके दिमाग में आना चाहिए फोकस दूरी मीटर में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है और इसको D से डिनोट किया जाता है। क्लियर, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, 1/D होता है, यानी कि फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी इक्वल टू हो जाएगा 1/, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता D है, अब D देखिए यहाँ हाफ दिया गया है, हाफ दिया गया है। क्लियर, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ मीटर आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि मीटर में हमेशा होता है, तो हाफ मीटर का मतलब क्या होता है, हाफ मीटर का मतलब हो जाएगा आपका कितना, हाफ मीटर का मतलब कितना होगा बताइए। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो हाफ मीटर है यानी कि 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो ये हमेशा उत्तर की तरफ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में से पैदा करते हैं कैसे, तो इनको पैदा किया जाता है तंतु को गर्म करके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है किस कार्य के लिए मिला था, तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है ये दिया गया था 1921 में, 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में जो है इनको प्रदान किया गया था, और प्रकाश का वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। उसके बाद देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए सीधी सी बात है यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को ठंडा किस प्रकार से किया जाता है, संपीड़ित गैस को छोड़ करके। ठीक है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कि कमरा ठंडा हो जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो देखिए फ्रेंड्स फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है और यह जो होता है टीन और लेड के मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। देखिए शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग और जो वोल्टेज में वृद्धि होती है, इसके कारण जब परिपथ में धारा का मान अधिक होता है तो फ्यूज गल करके टूट जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उनके नुकसान नहीं होते हैं, किसी प्रकार की उसमें जो है दुर्घटना नहीं घटित होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टीन और शीशे का मिश्र धातु। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, सबसे अधिक कुचालक पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका पारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अति चालक का लक्षण है, तो अति चालक का जो लक्षण होता है ये उच्च पारगम्यता होता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो है गर्म करने पर घटता है, वहीं अगर चालक पूछा जाए तो चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकालीन जब छुआ जाता है तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? यहाँ पर कारण भी दिया गया है, सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला जाता है तो क्या होता है? तो देखिए, जो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। दरवाजा जब रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का खोला जाएगा तो कमरा गर्म हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दो उत्तरोत्तर श्रृंग, यानी कि आपने देखा होगा कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग, अभी देखिए ये श्रृंग होता है, ये गर्त होता है। तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग, ये श्रृंग है, फिर ये गर्त है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त, ठीक है, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इनके बीच की जो दूरी है उसको तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो राइट आंसर इसको बताना है आपको। देखिए, प्रश्न जो है 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, जब प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य बदल जाता है और इसका वेग बदल जाता है। तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस बने होते? थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष से युक्त कोई व्यक्ति जो है, उससे ग्रसित कोई व्यक्ति जो है, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करके ही दूर किया जा सकता है। क्लियर हो गया? बहुत लोग अवतल कहेंगे, अवतल नहीं होगा, उत्तल इसका राइट आंसर होगा। क्लियर मैंने कर दिया है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है, तो ये भी आपको पता होगा, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है यह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है कि आकाश का जो कलर होता है नीला लगता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। प्रकीर्णन के कारण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व जो है ये अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और उसका आयतन भी न्यूनतम इसी तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला आपको C/100 इक्वल टू F-32/180। अब यहाँ C का मान 50 जब पुट कर देंगे आप तो 50 से कट जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। क्लियर? और नीचे देख लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, F-32/180। अब यहाँ 180 जब इधर आएगा तो फिर 2 से काट दीजिएगा तो 90 हो जाएगा, और ये -32 है, इधर आएगा तो +32 में हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे तो ये 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण जो है ये पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर देखिए, सबसे ज़्यादा जो है सयंता, सबसे ज़्यादा जो सयंता होती है वो किसकी होती है? विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, ये ब्लड का होता है, माफ़ करेंगे शहद का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो सयंता है वो होती है शहद की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहद का, फिर उसके बाद ब्लड का, फिर वाटर का, फिर वायु का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? तो ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है चंद्रमा। महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की लहरें ऊपर उठती है। सूर्य द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाता है उतना प्रभावी नहीं होता है, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगें चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती हैं। इसका कारण जो होगा वो चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए, चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन उसका भार अधिक हो जाएगा। क्यों? तो क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण जो है ये अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये सूर्य से प्राप्त होती है, ऑब्वियसली सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है,
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। उसके बाद देखिए प्रथम भारतीय उपग्रह जो था आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष दीर्घतम होता है तो सबसे ज़्यादा वर्ष होता है लंबा वर्ष, सबसे लंबा वर्ष ये कहाँ होता है फ्रेंड्स? ये जो होता है ये प्लूटो पर होता है। देखिए प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है जिसका कक्षीय परिक्रमा काल लगभग जो होता है 248 पृथ्वी वर्ष बराबर होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो होता है ये 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, तो ये समय लगता है 499 सेकंड। जब इसको बदलेंगे तो 8 मिनट 19 सेकंड होता है, यानी कि 8.3 मिनट का टाइम लगेगा। तो 8.3 मिनट बिल्कुल सही है। तो देखिए 8.3 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, नहीं दिया गया है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए इस हिसाब से। अब तो आपको ऑप्शन ई मिल जाएगा, तो आप ऑप्शन ई पर क्लिक कर देंगे, लेकिन उस समय जो था ऑप्शन ई नहीं हुआ करता था, तो उस समय के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है, तो यहाँ ना ही 8 मिनट होगा, ना ही 5 मिनट, ना ही 6 मिनट, ना ही 10 मिनट। यहाँ ऑलरेडी उपयुक्त में से कोई नहीं जब ऑप्शन है तो आप ई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, 499 सेकंड, ध्यान रखेंगे 8.3 मिनट। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है ये बृहस्पति होता है। सबसे छोटा ग्रह अगर पूछा जाए तो बुध हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो देखिए कंप्यूटर भाषा जो है बेसिक है, सी है, फोर्ट्रॉन है, लेकिन फास्ट जो है ये कंप्यूटर भाषा नहीं है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो ये धातु का नाम है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है जर्मेनियम का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? तो परमाणु नाभिक के जो अवयव होते हैं ये होते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से नाभिक पूछा गया है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए परमाणु बम का सिद्धांत। परमाणु बम का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स ये किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है यह नाभिकीय संलयन पर भी है और नाभिकीय विखंडन पर भी है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए परमाणु बम एक विस्फोटक युक्ति है जिसका कि विध्वंसक जो है ये किस पर आधारित है? तो संलयन पर भी और विखंडन पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो वायु में जो है नोबेल गैस नहीं होती है, ये रेडॉन नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिजली की खपत का बिल किसमें मापा जाता है? तो फ्रेंड्स ये मापा जाता है वाट पर। तो राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, वाट। ठीक है, 88 नंबर देखिए सबसे भारी धातु इसमें से यूरेनियम हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 89 क्वेश्चन थे और सभी को हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया। अब तक जितने प्रश्न पूछे गए थे फिजिक्स का बीपीएससी में। देखिए इनसेट 2A को कब छोड़ा गया था? तो इसको छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। कहाँ से छोड़ा गया था? तो फ्रेंच गुयाना से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिए।